जो फिजिकल आ सकता है उसको फिजिकल ही क्लास आके अटेंड करनी चाहिए। कोई मजबूरी हो तो ऑनलाइन का ऑप्शन था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता एक ज़्यादा गर्मी भी एक मजबूरी बनती जा रही है कि चले यही यही बहाना सही कि गर्मी ज़्यादा है। और कई तो ऐसे बेशर्म हैं जो इर्द गिर्द हॉस्टल में बैठे होते हैं और यहाँ पे क्लास हो रही हो तो और वो शायद अपने हॉस्टल में बैठे हैं। ये उससे भी ज़्यादा बड़ी बेशर्मी है। लेकिन बहर अल्लाह ताला कामयाब करे मेरे कसम। ले बेटा, याद करें लास्ट हमने कुछ रटे वाली चीज़ें भी डिस्कस की थी मेरे बच्चों। याद करें हमने कमीशन को डिस्कस किया था। कमीशन को तीन लिहाज से डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस और उसकी पावर्स। और हमने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया था ये किस एक्ट के तहत बना। एसएससी एक्ट 1997 का फंक्शन हुआ 1 जनवरी 1999। और इसके ऑफिस कितने हैं टोटल? 9। 9 टोटल। टोटल उसमें एक हेड ऑफिस और 8 रीजनल ऑफिस है। एक हेड ऑफिस और 8 रीजनल ऑफिस है। और 8 रीजनल ऑफिस मेरे बच्चे कहाँ कहाँ पे थे बोला? हाँ, 6 जहां से पीएसएल की टीम है, एक सखर और एक फैसलाबाद के अंदर। फिर अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि इसके पास कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए पावर्स कहाँ से आई? 3 जगहों से पावर्स आई थी। इसका खुद का एससीसीपी एक्ट, उसके बाद गवर्नमेंट अपनी बड़ी सारी जो पावर्स हैं कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए वो उसने इसको दे दी, और कंपनी एक्ट 2017। और उसके बाद मेरे बच्चे अगर आपको याद हो हमने रजिस्ट्रार को डिस्कस किया था कि रजिस्ट्रार कौन है। हमने कहा कि जो भी इन रजिस्ट्रेशन ये जो 8 रीजनल ऑफिस हैं सादा अल्फाज में, जो एससीसीपी के यहाँ पे रजिस्ट्रार बैठे होते हैं जिम कर लो। और ये रजिस्ट्रार जिस मर्जी नाम से बैठे हों वो हमारे लिए रजिस्ट्रार ही हों। और वो नाम चाहे जिस तरह हमने डिस्कस किया था, कोई एडिशनल रजिस्ट्रार हो, डिप्टी रजिस्ट्रार हो, एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार हो, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, वो जिस मर्जी नाम से बैठा हो हमारे नजदीक वो रजिस्ट्रार ही है, जो भी रजिस्ट्रार वाले काम करेगा। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था रजिस्ट्रार की पावर्स एंड ड्यूटीज हैं। और याद करें कम से कम 5 से 6 पावर एंड ड्यूटी सिर्फ हमने यहाँ से ही निकाली। और ये पेपर में भी आपने याद रखनी है। मेरा ख्याल है कि उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, ये कोई मुश्किल चीजें नहीं थी, आगे भी बिखरी हुई मिल जाएंगे। ले बेटा, और फिर जाते हुए हमने जिक्र किया था ऑफिसर का, कि अगर पेपर के अंदर आपसे पूछ ले कि ऑफिसर की डेफिनेशन बताओ अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2017, ऑफिसर की डेफिनेशन बताओ, तो हमने कहा था कि कंपनी एक्ट 2017 में ये लोग ऑफिसर कहलाते हैं। इसके अलावा अगर कल एमसीक्यूज के अंदर कहीं पे कोई कमी बेशी करके कोई चीज पूछ ली तो याद रखना कि आप ऑप्शन कौन सा टिक करोगे जिसमें ये वाले ऑप्शन आ रहे होंगे, ये वाले नाम आ रहे होंगे। उसके बाद हमने बोर्ड का भी जिक्र किया था जाते हुए, कि बोर्ड किसको बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप कंपनी एक्ट पढ़ रहे हो, यहाँ पे बोर्ड का मतलब होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और फिर मेरे बच्चे यहाँ से आज हमने शुरू करना। ले बेटा, आई कैप का पता नहीं इस डेफिनेशन में क्या है तो लफज सिर्फ मेंबर्स के मेंबर को डिफाइन कर दो, लेकिन आई कैप इस डेफिनेशन को बार बार पूछे। देखो भाई, चैप्टर नंबर 1 में छोटी छोटी चीजें हैं, और आई कैप चैप्टर नंबर 1 के अलावा पूछेगा भी क्या? इन्हीं में से कुछ चीजें पूछनी है उसने। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन होगी, ये इसकी डेफिनेशन होगी, मेंबर किसको कहते हैं, या इसी तरह की छोटी छोटी चीजें मेरे बच्चे बार बार उसने पूछ रखी है। अब मेंबर ऑफ ए कंपनी की अगर हम बात करें, बाहर हमें ये तो पता है सब मेंबर किसको बोलते हैं, ऑनर को। मेंबर किसको बोलते हैं? ऑनर को। कि कंपनी के मालिकों के लिए बात हो रही है कि कंपनी का मालिक कौन होगा, ऑनर ऑफ द कंपनी क्या हो, कौन होगा। बेटा रंजा, आप अगर इधर आ जाए कहीं पे, इधर कहीं पे बैठ जाए, आप बैठ जाए मेरे बच्चे वहां। बेटा अगर कोई मौसम का वो हुआ तो आप चाहे वो एसी कोई ऑन कर दे अगर कोई दिक्कत होगी, अदरवाइज तो मेरे बच्चे मेरा ख्याल है कि इट्स ओके। नहीं बेटा, तो इंतहाई अहम है मेंबर्स ऑफ द कंपनी, वो किसको बोलेंगे? फिर बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे कि मेंबर का मतलब कौन है, बजाहिर तो लफ्ज क्या है, ऑनर। ऑनर कह दो या मेंबर कह दो एक ही बात है। लेकिन मेरे बच्चे मेंबर को खाली अगर ये कहो कि शेयर होल्डर ही मेंबर होता है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। अल्फाज दोबारा देखिएगा, हर शेयर होल्डर मेंबर होता है लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। याद है हमने बचपन में डिस्कस किया था, कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो हैविंग शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी में कोई बंदा कैसे मेंबर बनेगा बोला? उसके शेयर्स खरीद के। जब उसके शेयर्स खरीदेगा, पक्की बात है मेरे बच्चे, वो शेयर होल्डर भी है और मेंबर भी है। लेकिन मेरे बच्चे याद करो, हमने डिस्कस किया था कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो गारंटी लिमिटेड हो, जो गारंटी लिमिटेड हो, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो अगर मिस्टर ए इसका मेंबर बनना चाहता है तो मुझे बताओ क्या शेयर खरीद के बनेगा? शेयर तो उसके पास है ही नहीं, तो ये कैसे बनेगा? ये उसका प्रोसेस फॉलो करते हुए उसके मेंबर के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाएगा। जब उसका नाम दर्ज हो गया तो वो क्या बन जाएगा? उसका उसका मेंबर बन जाएगा। जब उसका नाम दर्ज हो गया तो वो क्या बन जाएगा? उसका मेंबर बन जाएगा।
और मेरे बच्चे याद करें कि हमने डिस्कस किया था जब वो मेंबर बन गया उस कंपनी का। अच्छा दोबारा देखिएगा मेरे बच्चे, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, मेंबर ऑफ ए कंपनी। मेंबर ऑफ ए कंपनी किसको बोलेंगे, हमने डिस्कस किया मेंबर को बोलते हैं मालिक, और हर शेयर होल्डर कंपनी का मालिक भी होता है, मेंबर भी होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। अच्छा, जो शेयर होल्डर है ये एक लिमिटेड टर्म है जो सिर्फ उस बंदे के लिए बोली जाएगी जिसके पास किसी कंपनी के शेयर्स हो। लेकिन मेंबर एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें शेयर होल्डर भी आ जाएंगे और शेयर्स के बगैर वाले लोग मालिक भी आ जाएंगे। यानी कि मेंबर एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें दो तरह के मेरे बच्चे मालिक आ जाएंगे, हर वो बंदा जो शेयर होल्डर है, हर वो बंदा जो शेयर होल्डर नहीं लेकिन कंपनी का मालिक है। और हमने डिस्कस किया सर ये कैसे हो सकता है, शेयर होल्डर के बगैर कोई मालिक कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे गारंटी लिमिटेड कंपनी में कोई बंदा कैसे मेंबर बनता था, उसका प्रोसेस फॉलो करके शेयर्स खरीद के मेंबर नहीं बनता था, क्योंकि उसके पास शेयर्स। और फिर क्या निशानी होती थी कोई बंदा मेंबर है कि नहीं किसी गारंटी लिमिटेड कंपनी का, अगर उसके रजिस्टर में उसका नाम हो तो मेंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फिर हमने डिस्कस किया था मेंबर बनते वक्त वो साथ क्या करता है, एक गारंटी भी देता है, एक गारंटी भी देगा कि कल जब ये कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो हम क्या करेंगे, घर से लाके ये गारंटी की अमाउंट आपको पे कर देंगे। ऐसे थे मेरे बच्चे। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, बड़ा मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और तीन तरह के लोग यहाँ पे मेंबर्स होंगे। अब जरा देखिएगा कितनी तरह के लोग मेंबर कहलाते हैं, तीन तरह के। गारंटी लिमिटेड कंपनी में जिसका नाम रजिस्टर में हो, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में जिसके पास भी उस कंपनी के शेयर्स हो, और तीसरा फिर सर कौन सा हो गया मेरे बच्चे, जरा देखिएगा। अज्यूम कर लें हम सब लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इस कमरे के अंदर, हम सब लोग एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, एक कंपनी बनाने जा रहे हैं मेरे बच्चे। जब हम कंपनी बनाने जा रहे होंगे हमें पता चलेगा आगे जाके चैप्टर नंबर 2 में हम सीखेंगे, हमने उसके दो बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं जिनके जरिए वो कंपनी बनाई और चलाई जाएंगी। और वो जो दो बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से होंगे, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हम सब मिलकर क्या करने जा रहे हैं, एक कंपनी बनाने जा रहे हैं। और उस कंपनी के जो दो बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स ये बनेंगे तो मेरे बच्चे कंपनी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब ये डॉक्यूमेंट्स पहले जाके हम रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे, फिर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। अज्यूम कर लो कि आपने क्या रखा है, सर आप ही यहाँ पे बैठे हुए, आप ऐसा कर लो आप ये डॉक्यूमेंट्स बनाओ। मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। मान लो कि सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट पकड़ लिया मेमोरेंडम, मैंने कुछ पेपर पकड़े और उसके ऊपर लिखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हमारी फलानी कंपनी का नाम है, इस कंपनी के नाम पे मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, मेमोरेंडम बनाने जा रहा हूँ। और आगे जाके हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर 2 के अंदर कि इसकी कुछ क्लॉजेज होती हैं। इसमें कुछ बातें 6-7 बातें लिखी होती है टोटली मेमोरेंडम के अंदर। उन्हीं 6-7 बातों में से एक बात होगी मेरे बच्चे सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या नाम होगा उसका, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अच्छा, इस सब्सक्रिप्शन क्लॉज में मैंने जब इस क्लॉज पे पहुंचा ना, तो मैं आपकी तरफ मुखातब हुआ कि भाई ये मैं एक क्लॉज लिखने जा रहा हूँ। इस क्लॉज की रिक्वायरमेंट है कि जो जो बंदा भी, अब हम सब लोग जो कंपनी बनाने में शामिल होते हैं ना, इनके लिए लफ्ज आगे जाके हम बोला करेंगे वो लोग जो कंपनी बनाने में शामिल हो, इसको हम कंपनी के प्रमोटर्स कहते हैं। क्या लफ्ज बोला करेंगे, कंपनी के प्रमोटर्स। वो लोग जो शुरू में कंपनी बनाने में शामिल हो, किसी तरह की भी कोशिश कर रहे हो कंपनी बनाने के अंदर, उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, हम सब लोग यहाँ पे कंपनी बनाने में शामिल हैं। ये जो जो भी मान लो सीएफई लिमिटेड हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, और हम सब लोग क्या हैं इसमें बनाने में शामिल हैं, तो हम क्या हैं इसके प्रमोटर्स हैं। अच्छा, जब मैं मेमोरेंडम बना रहा था तो ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज में या अथॉराइज कैपिटल क्लॉज में पहुंचा, तो मैं आपसे मुखातब हुआ, बेटा यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है। आपने पूछा कि सर क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा कि यहाँ पे आप में से जो जो बंदा अब इस कंपनी का मेंबर बनना चाहता है उसको यहाँ पे कुछ शेयर्स लेने का वादा करना पड़ेगा। तो आप में से कुछ लोगों ने अपने नाम लिखवाए, सर मेरा नाम मिस्टर ए है और सर मैं इस कंपनी के 100 शेयर ले लूँ। सर मेरा नाम, चलो इसको चाहे अथॉराइज कैपिटल क्लॉज कर लो चाहे सब्सक्रिप्शन क्लॉज कर लो, दोनों में ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। सर मेरा नाम मिस्टर बी है और मेरे सामने सर 80 शेयर लिखते हैं इस कंपनी के। सर मेरा मिस्टर सी है, मेरे सामने इसके 50 शेयर लिखते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सर हमारा नाम ना लिखिएगा, हमने इस कंपनी के कोई शेयर नहीं रहे, यानी कि हम इसके मेंबर नहीं बनना चाह रहे, बस हम यहाँ तक ही शामिल थे इसमें, हम मजीद इसमें किसी चीज में हिस्सेदार नहीं हों। अच्छा, ये प्रमोटर्स के प्रमोटर ही रह जाएंगे। ये जो लोग यहाँ पे अपनी अपने इरादे नहीं लिखवा रहे, देखो कंपनी नहीं अभी बनी, अभी शेयर्स नहीं मिलने आपको, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, शेयर्स लेने का वादा है। इरादे लिखवा रहे हैं कि कल अगर ये कंपनी बन जाती है, मैं बता रहा हूं, मैं मिस्टर ए कह रहा है मैं 100 शेयर ले लूंगा इसके, मेरे नाम के सामने लिख लो। अगर ये कल कंपनी बन जाती है, बी कह रहा है मेरे मेरे नाम के सामने 80 लिख दो, सी कह रहा है 50, अभी शेयर्स मिले नहीं और ना ही मेरे बच्चे ये अभी इस कंपनी के मेंबर बने हैं। अब हुआ क्या, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पकड़े और जाके रजिस्ट्रार को जमा करवा दिए, और रजिस्ट्रार ने हमारे इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करके हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया। जिस दिन हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, ये जिन लोगों ने इरादे लिखवाए थे अपने, ये लोग उस कंपनी के मेंबर बन जाएंगे।
लेकिन इन मेंबर्स के लिए खास मेरे बच्चे लफ्ज बोला जाएगा और इनको कहा जाएगा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। वो मेंबर जिनके नाम कंपनी बनाते वक्त ही मेमोरेंडम में बानी लोगों के तौर पे लिखे गए, ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी बनाते वक्त ही इरादे लिखवा दिए थे कि हम इस कंपनी के मेंबर बनेंगे और इतने इतने शेयर देंगे, इन लोगों के लिए लफ्ज क्या बोला जाएगा? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। और जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड होगी इस दिन ये सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम क्या बन जाएंगे? उस कंपनी के मेंबर। यानी कि कोई बंदा किसी कंपनी का मेंबर कैसे बन सकता है? या तो कंपनी बनाते वक्त ही उसके मेमोरेंडम में एज ए सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अपना नाम रखवा दे। और जब तक वो आगे हम पढ़ेंगे जाके, जब तक ये कंपनी जिंदा रहेगी इन लोगों के नाम हमेशा उसमें रहेंगे, क्योंकि ये बानी है। और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी बनाते वक्त ही कुछ शेयर लेने का वादा कर लिया था, और जिस दिन कंपनी बन गई और ऑटोमेटिकली ये लोग क्या बन जाएंगे? उस कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। तो तीन तरह के मेंबर्स होते हैं। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, वो लोग जिन्होंने कंपनी बनाते वक्त ही अपने नाम दर्ज करवा दिए मेमोरेंडम के अंदर। जब ये कंपनी बन गई, चलना शुरू हो गई, इनमें से कोई मरेगा भी तो ना, खुदा ना खासा है, या कोई अपने शेयर किसी और को आगे बेचेगा भी, या कंपनी हो सकता है नए शेयर इशू करने जा रही है। शेयर्स के मामले की बात कर रहा हूं फिलहाल। अगर ये कंपनी के शेयर होल्डर थे, चाहे शुरू वाले थे चाहे कोई बाद वाले, मेरे बच्चे कंपनी हो सकती है कुछ नए शेयर इशू कर दे किसी को, और हो सकता है ये मर जाए, इनके शेयर किसी के पास चले जाए, तो वो भी लोग क्या बन जाएंगे? इस कंपनी के शेयर होल्डर। यानी कि ये कंपनी बन गई, हमने कुछ दिनों के कुछ अरसे बाद हमने नए शेयर इशू कर दिए लोगों को, आपके अलावा, तो वो लोग जो शेयर खरीदेंगे वो क्या बन जाएंगे? हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। वो भी क्या बन जाएंगे? मेंबर। दो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में दो तरह के मेरे बच्चे मेंबर्स होंगे, दो तरह के शेयर होल्डर होंगे, ये कह लें वही मेंबर। एक तो कंपनी बनाते वक्त जिन्होंने शेयर लेने का वादा कर लिया था, उनके लिए लफ्ज क्या होता है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। और ये मेंबर कब बनते हैं? जब वो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई मेरे बच्चे ये मेंबर नहीं है। यही सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मेंबर बन जाएंगे कंपनी की रजिस्ट्रेशन के वक्त। अगर रजिस्ट्रेशन हुई नहीं, रजिस्ट्रार ने इनकार कर दिया हम आपकी कंपनी को रजिस्टर नहीं करेंगे, मुझे बताओ क्या ये मेंबर बनेंगे? कंपनी होगी तो मेंबर होंगे ना मेरे बच्चे। तो एक तो मेरे बच्चे कंपनी बनाते वक्त ही जो नाम अपने नाम मेमोरेंडम में लिखवा देते हैं, ये लोग भी कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद कंपनी अपनी जिंदगी में जब जब नए शेयर इशू करेगी, या जिन्होंने ऑलरेडी खरीदे हैं उनके शेयर किसी और लोगों के पास जा रहे होंगे, वो भी क्या बन रहे होंगे? कंपनी के मेंबर बन रहे होंगे। और गारंटी लिमिटेड कंपनी में जिसका नाम भी मेंबर के रजिस्टर में आएगा वो मेंबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता, क्योंकि गारंटी लिमिटेड कंपनी में बंदा मेंबर तो है लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है। यार को तो वो शेयर होल्डर की डेफिनेशन नहीं पूछता, वो आपसे क्या पूछता पेपर के अंदर? मेंबर को डिफाइन करो 3 नंबर। तो हम कहेंगे कितनी तरह के लोग मेंबर होते हैं? 3 तरह के लोग। एक तो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, कंपनी बनने के बाद बनते हैं ये मेंबर, याद रखिए, उससे पहले नहीं। सब्सक्राइब, लेकिन नाम इन्होंने कब सब्सक्राइब कर दिए थे, दर्ज करवा दिए थे, इरादे कब लिखवा दिए थे? कंपनी बनते वक्त। इसलिए इनका नाम क्या होता है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। वो लोग जिन्होंने मेमोरेंडम में ही मेंबर के तौर पे अपने नाम लिखवा दिए थे। बाद में जो लोग आते हैं मेरे बच्चे, उनके नाम मेमोरेंडम में नहीं जाते, याद रखिए। ये मेमोरेंडम क्लोज हो गया, ये बन गया, उसके बाद ये क्लोज हो गया। अब इसके बाद इस क्लॉज में, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, मजीद किसी का नाम उस कंपनी की जिंदगी में शामिल नहीं होगा। और जब तक, और ये इनके शेयर चाहे किसी और के पास चले जाए, लेकिन इस क्लॉज के अंदर हमेशा इन्हीं के नाम रहेंगे। याद रखोगे इस बात को। और इनका नाम क्या होता है बोला? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। इनको दूसरा क्या बोलते हैं? इनको बनी बनी ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है, फाउंडर मेंबर्स जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है। उसके बाद जब कंपनी चलना शुरू हो गई, जिस जिस बंदे के पास भी शेयर, चाहे इन वाले जा रहे हो चाहे कंपनी नए शेयर इशू कर रही हो, वो सारे लोग भी उसके क्या बनेंगे? मेंबर्स बनेंगे। और गारंटी लिमिटेड में कैसे कोई बंदा मेंबर बनेगा? उसके रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा। याद रखोगे मेरे बच्चे। कहते हैं मेंबर कौन होगा? मेंबर द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम टू हैव एग्री टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। वो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम थे, सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है? कोई किसी चीज में कोई इंटेंशन शो करना, सब्सक्राइब करना, अपना नाम दर्ज करवा देना, सादा अल्फाज में जो मर्जी कह रहे हैं इसको। कह रहे हैं द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एसोसिएशन, हम डीम का मतलब क्या? हम समझेंगे टू हैव एग्री टू बिकम ए मेंबर, कि वो मेंबर बनने के लिए एग्री हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। लेकिन बनेंगे कब? एंड बिकम मेंबर ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई कंपनी की, वो मेंबर नहीं बने। मुश्किल बात। अच्छा, ये इसको ना चाहे नंबर ए पे ये रखना चाहिए आपको, एंड एवरी अदर पर्सन। इसके अलावा दूसरे लोग भी मेंबर बनेंगे। वो कौन है? टू होम इज अलॉटेड आर हु बिकम होल्डर ऑफ एनी शेयर्स, टू होम इज अलॉटेड एनी क्लास आर काइंड ऑफ शेयर। ये भी हम जाके चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारे शेयर्स की डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस हो सकती हैं। वो इस लफ्ज को अभी थोड़ा सा रोक के रखिएगा। ये लफ्ज हम जाके इसको एक्सप्लेन काम भी करेंगे, पूरा चैप्टर उसी पे है।
काइंड्स और क्लास काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स की मजीद कुछ काइंड्स और क्लासेस हो सकती हैं। क्या कह रहा है, कौन मेंबर होगा? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। कंपनी की रजिस्ट्रेशन के वक्त मेंबर बनते हैं मेरे बच्चे, जब रजिस्टर्ड हो जाती है, उससे पहले वो मेंबर नहीं होते। जस्ट सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कह लो, लेकिन मेंबर कब बनेंगे? रजिस्ट्रेशन के वक्त। ये छोटी छोटी चीजें मेरे बच्चे याद रखनी है। कुछ पूछ लिया उसने पेपर के अंदर, तो वहां पे डेफिनेटली मेरे बच्चे आपके सामने किताब नहीं होगी कि मेंबर बने कब है। जब उन्होंने अपने इरादे लिखवाए, जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, वो कब मेंबर बने हैं, ये कब पता चलेगा आपको। और दूसरे नंबर पे कौन मेंबर बनेगा? एंड एवरी अदर पर्सन। इसके अलावा बाकी लोग भी, लेकिन बाकी कौन से लोग? कहते हैं टू होम इज अलॉटेड, क्या बोला? एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अभी लफ्ज यही रखिएगा, एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये काइंड और क्लास के लफ्ज को भी भूल जाओ। एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसको कभी भी कंपनी के शेयर्स अलॉट हुए, वो भी उसका मेंबर बनेगा। आर हु बिकम द होल्डर ऑफ एनी क्लास, यानी कि कंपनी नए शेयर अलॉट कर दे किसी को, वो भी मेंबर बन जाएगा। या कोई बंदा जिस मर्जी तरीके से शेयर्स का होल्डर बन जाए। होल्डर किसको बोलते हैं? मतलब जहां पे बल्ब लगा हो। बीलो भूल गए? जिन बच्चों ने पहले बीलो पढ़ा था, कौन कौन से बीलो पढ़ चुके पहले? याद है ये लफ्ज हमने कहाँ पे पढ़ा था भला? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। होल्डर ऑफ, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स था ना वहां पे। है तो खैर, मेरे बच्चे होल्डर का मतलब, वैसे वो तो मजाक के तौर पे मैं कह रहा हूँ, होल्डर डेफिनेटली मेरे बच्चे जिसके होल्ड में क्या हो, शेयर्स हो। तो अगर ये वो बंदा जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, या जिसको कंपनी ने नए शेयर्स अलॉट किए हो, अगर वो मर जाए, या वो गिफ्ट कर दें, या वो सेल कर दें, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, मेरे बच्चों बताओ, क्या इनके शेयर्स किसी और बंदे के पास चले जाएंगे? वो कोई और बंदा क्या कहलाएगा उसका? होल्डर ऑफ शेयर्स। तो कौन मेंबर होगा? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। उसके बाद जिस जिस बंदे के हाथ में भी कंपनी के शेयर्स अलॉट होके जा रहे हो, या जो बंदा भी कंपनी के शेयर्स का होल्डर हो, वो भी क्या बन जाएगा? उसका मेंबर। इसके अलावा मेरे बच्चे कहता है, या इन रिलेशन टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अच्छा, एंड का मतलब होता है कि ये वाले भी और ये वाले भी, इन दोनों में से, यानी कि ये दोनों मेंबर हैं। या कोई बंदा इस तरह, ये चलो इसको वैसे जरूरत नहीं है चीज की, इतने अहम नहीं है। कह रहा इन रिलेशन टू ए कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एनी पर्सन हु हैव एग्री टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर आर मेंबर ऑफ द कंपनी। कहता है गारंटी लिमिटेड कंपनी में वो बंदा जो मेंबर बनने के लिए एग्री कर जाए, और उसका नाम कहाँ पे आ जाए? उस कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में, तो वो भी क्या बन जाएगा? उस कंपनी का मेंबर। कहता है द टर्म शेयर होल्डर एंड मेंबर इज यूज इंटरचेंजेबली। हम मेंबर को शेयर होल्डर बोल देते हैं और शेयर होल्डर को मेंबर बोल देते हैं, लेकिन हमने ये एहतियात करनी है कि हर शेयर होल्डर तो मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर लाजमी नहीं कि वो हो सकता है वो शेयर होल्डर भी हो सकता है वो शेयर होल्डर ना हो, क्योंकि गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसमें जो मेंबर होगा वो शेयर होल्डर नहीं होगा। याद रखोगे मेरे बच्चे? तो ये बहुत दफा उसने पूछ रखी है। तो क्योंकि दो तीन पॉइंट्स हैं, ये बच्चे के दिमाग में होते नहीं इस तरह की बातें। तो मेरे बच्चे, अगर कोई बंदा पूछ ले, बताओ कंपनी का मेंबर कौन होता है, बता दोगे उसको? कौन होता है कंपनी का मेंबर? वो बंदा जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हो, जिसको शेयर अलॉट होके गए हो, या किसी भी तरीके से शेयर्स का होल्डर बना हो। उसके अलावा गारंटी लिमिटेड कंपनी में जिस बंदे का भी नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में दर्ज हो। तो तीन तरह के लोग, मलिक साहब, ये तीन तरह के बंदे बताइएगा, कौन मेंबर कहलाएंगे? ठीक हो गया, जो किसी भी वजह से कंपनी के शेयर का होल्डर बन गया, ठीक हो गया। जिसका नाम मेंबर के रजिस्टर में आ गया, पहले वाला कौन सा? जो पहला पहला, नहीं नहीं, उससे पहले वाला। ये वाला जल्दी खत्म कर दो, ये वाला खत्म कर दो, वो वाला जल्दी बता। मैंने दोबारा चौधरी करना शुरू कर दूं। हाँ, जो, चलो फिर भी आप जो कहना चाह रहे हैं, ये यही कहना चाह रहा है कि कंपनी बनाते वक्त जिस बंदे का नाम मेमोरेंडम में दर्ज हो गया था एज ए सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, वो भी कंपनी बनने पर क्या बन जाएगा? उसका मेंबर बन जाएगा। तो तीन तरह के लोग कंपनी के मेंबर होते हैं। हाँ, जल्दी करके बता दें। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जो भी शेयर्स का अलॉटी हो या होल्डर हो, गारंटी लिमिटेड में जिसके पास भी कंपनी के, नहीं, जिसका नाम गारंटी लिमिटेड में आगे जिसका नाम भी कंपनी के रजिस्टर में दर्ज हो गया। याद रखोगे इस बात?
चलें ये सुनेंगे तो फिर मेरे बच्चे पता। अच्छा, ये अगले तीनों चारों दिन आपका डेली टेस्ट है। आज भी टेस्ट है, कल भी, परसों भी, तरसों भी, चरसों भी, मतलब जो भी, थर्सडे है, चौथा दिन। और फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था, हमारी क्लास नहीं हुई। काफी है जितना हम पढ़ लेंगे थर्सडे तक। ले बेटा, रेजोल्यूशन जरा देखिएगा, कहता है टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। अच्छा, रेजोल्यूशन कहते हैं मेरे बच्चे, ये जरा थोड़ा सा मिसफिट पैराग्राफ है यहाँ पे, ये टॉपिक है। ये हमारा जाके चैप्टर नंबर 8 में आना है, लेकिन उसने यहाँ पे जिक्र कर दिया। इट्स ओके, हम उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके ये अल्फाज जगह जगह पे इस्तेमाल होने हैं। मेरे बच्चे बस कर दें, मेरे बच्चों को बस कर दो, नहीं तो मैं लहरा लहरा उठा दूंगा ना करे मेरे बच्चे। देखिएगा मेरे बच्चे, कहते हैं कि टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। मेंबर्स की जो रेजोल्यूशन है वो किस किस तरह की हो सकती है। मैंने बता दिया आपको, ये चैप्टर नंबर 8 में जाके डिस्कशन होगी, लेकिन यहाँ पे उसने बता दिया, हमने पढ़ना। रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं, बोला करारदाद। करारदाद, ये रेजोल्यूशन होती क्या है। जैसे अभी यहाँ पे एक बच्चा उठा, उसने कहा कि सर ऐसा करें कि हमारी क्लास वो जो रूम नंबर 14 है ना, वहां पे होनी चाहिए। इसने क्या कर दी, एक करारदाद पेश कर दी, अपने जज्बात रख दिए हमारे सामने। अब इसके ऊपर होगी वोटिंग। अगर तो मेजोरिटी लोगों ने इसके हक में वोट दे दिया तो ये रेजोल्यूशन पास हो गई। अगर मेजोरिटी लोगों ने इसके हक में वोट ना दिया तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। मेरे बच्चे, इसी चीज को रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी कि कोई भी फैसला, सादा अल्फाज में, जो भी किसी मीटिंग में फैसला होने जा रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। और मेरे बच्चे, फैसला जब भी होगा मीटिंग्स के अंदर, उसके ऊपर वो कैसे हुआ करेगा, वोटिंग के जरिए। ये नहीं कोई अकेला बंदा बैठ के डिसाइड कर लेगा, अनलेस कि वो कंपनी सिंगल मेंबर ना हो। तो कोई किसी भी कंपनी की मीटिंग हुआ करेगी, उस मीटिंग में फैसला हुआ करेगा। और फैसला, जिस चीज पर फैसला हो रहा होगा, उस चीज को क्या बोला करेंगे, रेजोल्यूशन। यानी कि करारदाद है, रेजोल्यूशन है। कोई बंदा कोई पॉइंट रख रहा है हमारे सामने, वो कहता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए कि नहीं, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वोटिंग से डिसाइड करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। अच्छा, मेंबर जो करारदादें लेकर आएंगे वो दो तरह की हो सकती है, दोनों में से कोई एक होगी मेरे बच्चे। डायरेक्टर्स की एक ही तरह की रेजोल्यूशन होती है, वो बोर्ड रेजोल्यूशन कहलाया करेगी। लेकिन मेंबर्स की रेजोल्यूशन दो तरह की हो सकती है मेरे बच्चे। या तो वो होगी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या होगी वो स्पेशल रेजोल्यूशन। दो ही तरह की रेजोल्यूशन, और ये कहाँ पे होंगी, मेंबर्स की मीटिंग में, याद रखिएगा। डायरेक्टर्स की मीटिंग में कभी भी ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं हुआ करेगी। डायरेक्टर्स की मीटिंग में कभी भी ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं हुआ करेगी। और याद रखना, जब डायरेक्टर्स का चैप्टर आएगा, मैं आपको पूरी उससे कह रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं। कभी मैं आपसे पूछूंगा, बताओ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कौन सी रेजोल्यूशन पास होगी, ऑर्डिनरी या स्पेशल, आपने कह देना वहां पे, सर यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो, या यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। और जब ये वक्त आएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको रोका भी था कि डायरेक्टर्स की मीटिंग में कभी भी ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होती। वहां पे सिर्फ एक ही रेजोल्यूशन होती है, मतलब एक ही तरह की करारदाद होती है, उसको कहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। कि बोर्ड के सामने कोई पॉइंट आया, बोर्ड रेजोल्यूशन, उसके ऊपर वोटिंग होगी, वो फैसला होगा कि नहीं, जैसे मर्जी फैसला हो रहा हो, वो हमेशा क्या कहलाएगी, बोर्ड रेजोल्यूशन। लेकिन मेंबर्स के सामने जब कोई पॉइंट आया करेगा जिसके ऊपर वोटिंग हुआ करेगी, जब कोई एजेंडा आएगा, एजेंडा कह लो, बिजनेस कह लो, पॉइंट कह लो, मामला कह लो, जब भी कोई इस तरह का मामला आएगा, उसके लिए क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन। और उसके ऊपर जब वोटिंग होगी, वो रेजोल्यूशन दो तरीके से पास हुआ करेगी। या तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी, या वो स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए, जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, मोर देन 50%, जस्ट मोर देन 50%। इसके लिए आपको ये नहीं चाहिए कि 70%, 75%, 90% लोग एग्री होंगे तो रेजोल्यूशन पास होगी, नहीं तो नहीं। जैसे एग्जांपल, मान लो एक ऐसा मामला हमारे सामने है जिसके ऊपर एक सिंपल, या ऑर्डिनरी, सिंपल नहीं बोलना, आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलना, जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होगा। मान लें कि हम यहाँ पे 20 लोग बैठे होंगे, अगर उस रेजोल्यूशन की फेवर में 11 लोगों ने वोट दे दिया तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। यानी कि मोर देन 50% मेजोरिटी अगर उसके ऊपर एग्री होगी, उसके हक में वोट दे दिया रेजोल्यूशन के, तो रेजोल्यूशन पास हो जाती है, अगर वो कौन सी हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसी रेजोल्यूशन होंगी जो स्पेशल होंगी, स्पेशल होंगी। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के लिए मेरे बच्चे याद रखना, उसके लिए तीन बातें, तीन चीजें इकट्ठी होंगी तो हम इसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोलेंगे, नहीं तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होगी। अच्छा, मेंबर्स की पहले नंबर पे तो देखिएगा, जो मेंबर्स की मीटिंग होती है, जहां पे रेजोल्यूशन पास हो रही होती है, उसको हम कहते हैं जनरल मीटिंग। मेंबर्स की मीटिंग को क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग। वो मेंबर जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स होते हैं। याद करें, आई2बी के अंदर आप दो तरह के शेयर होल्डर पढ़ के आए, ऑर्डिनरी और स्पेशल, सॉरी कह रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये दो तरह के शेयर होल्डर आप आई2बी के अंदर थोड़ा सा पढ़ के आए। मेरे बच्चे, याद रखना कि वो मेंबर जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं, उनकी मीटिंग को क्या बोलते हैं, बोला। हम लोग यहाँ पे सीएफपी के शेयर होल्डर बैठे हैं। ये वाले जो शेयर होल्डर हैं, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं। ये वाले शेयर होल्डर स्पेशल, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
हमारी कंपनी के दो तरह के शेयर होल्डर है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आप लोग वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हो, इन बच्चों के पास वोटिंग राइट्स नहीं है, ऐसे शेयर में वोटिंग राइट्स नहीं है। जब कंपनी की जनरल मीटिंग होगी उसमें आप लोग आके बैठोगे, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर आके नहीं बैठेंगे। तो जनरल मीटिंग उस मीटिंग को कहते हैं जिसमें वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर बैठते हैं। याद रखोगे इस बात को। और ये जो ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पे पास होती है हमेशा, जनरल मीटिंग। ये दोनों रेजोल्यूशन कहाँ पे पास होती है, जनरल मीटिंग में। और जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो कैसे पास होती है हमेशा, सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि मोर देन 50% अगर बोर्ड एक उस रेजोल्यूशन की फेवर में पड़ गए तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। अब वोटिंग का तरीकाकार भी हम देखेंगे आगे जाकर। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सी होगी, जिसमें तीन कंडीशन पूरी हो रही। एक तो ये जनरल मीटिंग में पास हो, पक्की बात है, उन मेंबर्स की मीटिंग में पास, यानी कि उस मीटिंग में पास हो जिसमें वोटिंग राइट्स वाले मेंबर बैठे हो, जनरल मीटिंग में पास हो। उस मीटिंग का 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो, यानी कि ये 5, 10, 15, 20 दिन का नोटिस देकर ये रेजोल्यूशन भी पास हो सकती है। अगर आज के दिन के ऊपर हम कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे इस मीटिंग में, जो भी हमारी ये मीटिंग हो रही है, मान लो ये जनरल मीटिंग हो रही है, अगर हम इसमें कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे, आज तारीख क्या है बोला, 10 जून, ऐसे ही ना? और पीछे मई गुजरा, और वो भी कितने के दिनों का था, 31 दिनों, ऐसे ही ना? मुझे बताएं, अगर 10 जून को हमने कोई रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास के तौर पे पास करनी थी, इसका 21 दिन पहले हमें नोटिस दे देना चाहिए था। तो तकरीबन कब तक, कोई 20 तक मेरा ख्याल है, 20 मई तक। तो मेरे बच्चे, ऐसी रेजोल्यूशन जो कंपनी की जनरल मीटिंग में पास होती हो, उस मीटिंग का लाजमी तौर पे आपको 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। और ये मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास हो, इस रेजोल्यूशन को हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। और 3/4 का मतलब यानी कि 75%, लेकिन आपने 75% नहीं बोलना, वहां पे 3/4 ही बोलना है। तो मेंबर्स की मीटिंग में दो ही तरह की रेजोल्यूशन पास होती है, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी या स्पेशल रेजोल्यूशन होगी मेंबर्स की मीटिंग में। लेकिन कौन से मेंबर्स की मीटिंग में, वोटिंग राइट्स वाले मेंबर, याद रखिएगा। जो वोटिंग राइट्स वाले मेंबर थे उनकी या उनके या कोई रेजोल्यूशन इस तरह के ऑर्डिनरी या स्पेशल नहीं होती, वो क्लास रेजोल्यूशन होंगी, कुछ और होगा। ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ किन मीटिंग में पास होती है, मेंबर्स की जनरल मीटिंग में। और जनरल मीटिंग में कौन लोग बैठे होते हैं, वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर। और ये जो रेजोल्यूशन मेंबर्स की मीटिंग में, जनरल मीटिंग में पास होते हैं, कितनी तरह की होती है, दो तरह की, या तो ऑर्डिनरी हो सकती है या स्पेशल, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। और जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी वो कैसे पास होगी, अगर किसी मामले के ऊपर मेजोरिटी मेंबर इकट्ठे हो गए, मेजोरिटी का मतलब लफ्ज, ये लफ्ज मेजोरिटी कभी भी बोला जाए इसका मतलब क्या होता है, मोर देन 50%। अगर किसी रेजोल्यूशन के ऊपर मोर देन 50% एग्री हो गए, ठीक है सर आप सही कह रहे हो, ये काम होना चाहिए, तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसी रेजोल्यूशन को एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, उस रेजोल्यूशन को जनरल मीटिंग में पास करवाएं, उस मीटिंग का 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो, और मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास हो, उसी रेजोल्यूशन को स्पेशल बोला करें। अब अगली बात आएगी, सर कहीं पे अगर वो कह देते हैं कि कंपनी ने ये जो फलाना काम है, ये फलाना काम, ये रेजोल्यूशन पास करवा के करना है, तो सर ये रेजोल्यूशन पास, यानी कि मेंबर्स की रेजोल्यूशन पास होगी तो तभी ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर ये किस रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट वो जब भी किसी रेजोल्यूशन की बात करें मेरे बच्चे, वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है। बाय डिफॉल्ट वो जब भी किसी रेजोल्यूशन की बात करें वो कौन सी होती है, यानी कि जहां पे लफ्ज खाली रेजोल्यूशन लिखा हो, वो कौन सी रेजोल्यूशन होती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन होगी वो लफ्ज बोलेगा ये काम आपने, ये जो रेजोल्यूशन पास करनी है एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन। जहां पे खाली लफ्ज रेजोल्यूशन लिखा हो और नहीं, जहां पे स्पेशल होगी लफ्ज स्पेशल रेजोल्यूशन ही लिखेगा। याद रखोगे इस बात को। मतलब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। मेंबर्स की तरफ से कितनी तरह की रेजोल्यूशन पास होती है, दो तरह, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी कौन सी होगी, जो सिंपल मेजोरिटी से पास होती है। और स्पेशल क्या होगी, जनरल मीटिंग में 21 दिन पहले नोटिस और 3/4 मेजोरिटी। देखो जब वो डेफिनेशन उसने इतनी दफा पूछ रखी है स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन, और डेफिनेटली मेरे बच्चे उसमें ये तीनों बातें नजर आएंगी तो वो 3 नंबर देगा आपको। नहीं तो जाहिर बात है, अगर तीनों में से जितनी कम होंगी, अगर एक ही बात पे आपने सारा कवर कर दिया, ऐसी रेजोल्यूशन जो कंपनी की जनरल मीटिंग में पास होती है, मेरा 3 नंबर थे, 1 नंबर तो दे देगा आपको। ये जनरल मीटिंग तक की बात सही कर दी, लेकिन अगली दो बातें मिस हैं इसमें। जिस मीटिंग का 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो, कम से कम, चाहे 50 दिन पहले नोटिस दे दो, इट्स ओके। लेकिन ये ना हो कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी हो और आप मेंबर्स को 20 दिन पहले नोटिस दे रहे हैं। याद रखना, ज्यादा दिनों की कोई लिमिट नहीं, चाहे उस 90 दिन पहले, 125 दिन पहले, 200 दिन पहले, लॉ को कोई एतराज नहीं। लेकिन लॉ कहता है कि 21 दिन से कम का नोटिस ना हो। जैसे होता है ना कि जब कोई बंदा, कोई बड़ा अपना करीबी होता है, उसकी तरफ से शादी का कोई सद्दा आ जाए और दिन रह गए हो 2-3, हम कहते हैं भाई हम तो नहीं जाएंगे, यानी कि हम इतने निखट्टे थे, मैं हमें 3 दिन पहले बता रहा।
है। बाकी दुनिया को तो हमें पहले ही बड़ा पता चल गया था कि जिस चीज को तूने बता दिया, और हमें 2 दिन पहले बता रहा, हम नहीं आएंगे यहाँ पे। यानी कि आप बड़े खास थे, तो खास बंदों को कुछ दिन पहले बताना चाहिए था। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन बड़ी खास है। इसके बताने के लिए मेरे बच्चे आपको दिन बता दिए, कम से कम 21 दिन पहले लोगों को इन्फॉर्म कर, ताकि लोग उसके बारे में सोचें, प्लान करके वोटिंग फेवर में करनी है, अगेंस्ट में करनी है, उनको मुनासिब टाइम मिल जाए। अगर कोई ना आ सकता हो, वो किसी और बंदे का बंदोबस्त करना हो अपनी जगह पे भेजने का, वो सारा प्लान कर ले बेटा। डिसीजन ऑफ ए कंपनी आर मेड इन मीटिंग। कंपनी के जितने फैसले होते हैं कहाँ पे होते हैं बोला? मीटिंग्स के अंदर। अकेला शेयर होल्डर बैठ के मेरे बच्चे कंपनी के फैसले नहीं करेगा। कंपनी के फैसले जितने भी होंगे वो कहाँ पे होंगे? मीटिंग्स में, थ्रू रेजोल्यूशन, करारदादों के जरिए। कहता है इन मीटिंग ऑफ मेंबर इज कॉल्ड जनरल मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग को कभी भी जनरल मीटिंग नहीं कहेंगे। कहता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस ए रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजोरिटी। लेकिन कौन से मेंबर्स की मेजोरिटी? ऑफ सच मेंबर ऑफ द कंपनी इंटाइटल टू वोट एज आर प्रेजेंट। अच्छा, यहां तक बात खत्म हो जाती है। सच मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंटाइटल टू वोट, यहां तक बात खत्म हो जाती है। फिलहाल वो अगले अलग मामला है। ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी, ये कौन सी रेजोल्यूशन है? जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो, सिंपल मेजोरिटी से। और किन मेंबर्स की तरफ से? वो मेंबर जिनके पास वोट कास्ट करने का हक हो। अब अगली बात आती है मेरे बच्चे, वो जब वोट कास्ट करने का हक इस्तेमाल करेंगे तो मीटिंग में आएंगे कैसे? कैसे आगे वोट कास्ट करेंगे? या तो खुद आ जाए। वोट कास्ट करने की बात कर रहे हैं, वोट कैसे कास्ट कर सकते हैं? खुद आके कास्ट कर दें। अच्छा, किसी और को भी भेज सकते हैं, उसकी जगह पे कोई और बंदा जाके वोट कास्ट कर दे। वीडियो लिंक के जरिए बैठ के वोट कास्ट कर सकते हैं, वो खुद आने वाली बात होती है। यानी कि फिजिकली चाहे खुद आ जाए, वैसे आ जाए, चाहे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर लें, एक ही बात है। या क्या कर दो, अपनी जगह पे किसी और को भेज दो, प्रॉक्सी का लफ्ज बोलेंगे। यहाँ एक लफ्ज हम बोला करेंगे पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट एक लफ्ज क्या होगा? पोस्टल बैलेट। वो बंदे खुदा ना खासा जो वक्ती तौर पे किसी भी तरीके से उनके पास एक जेन्युइन रीजन, वो नहीं आ सकते उस मीटिंग के अंदर, ना ऑनलाइन ना फिजिकल, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, इंतहाई ऐसी उनकी हालत है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? अपने वोट एनवलप में डाल के उसको पोस्ट कर दें। मेरे ये 100 वोट हैं, मैं इस रेजोल्यूशन के फेवर या अगेंस्ट में वोट कास्ट कर रहा हूँ। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं? बोला ऑनली रेजोल्यूशन, ऐसी रेजोल्यूशन जो कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग में पास हो रही हो सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन अगली बात होगी, ये वोट कास्ट कौन कर रहा होगा? कौन होंगे यहाँ पे मेंबर जिनको वोट कास्ट करने का हक है? और हर मेंबर को वोट कास्ट करने का हक नहीं होता। वो वोटिंग राइट्स वाले जिनके पास शेयर्स होंगे वही आगे मीटिंग में बैठेंगे। ऐसे मेरे बच्चे। और उसके बाद क्या, और कैसे आएंगे? आर प्रेजेंट पर्सन, या तो खुद आ जाए वोट कास्ट करने के लिए, और पर्सन का मैंने दोनों कवर कर दिए, चाहे वो फिजिकल आ जाए चाहे वीडियो लिंक के जरिए। आर बाय प्रॉक्सी। प्रॉक्सी कौन होता है बोला? खुद ना है, अपनी जगह पे किसी और बंदे को भेज दें। ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर प्रॉक्सी कौन होता है। यानी कि मिस्टर ए हमारी कंपनी का मेंबर है, हमारी कंपनी का मेंबर है, आज मीटिंग थी, वो खुद भी आ सकता था, लेकिन उसने अपनी जगह पे किसी मिस्टर बी को भेज दिया। मेरे बच्चे, अपनी जगह पे किसी मिस्टर बी को भेज दिया, चल मिस्टर पी को भेज दिया, ये मिस्टर पी उसका क्या कहलाएगा? प्रॉक्सी। अब वो खुद नहीं आ रहा लेकिन अपनी जगह पे किसी बंदे को भेज रहा है, ये क्या है? उसका प्रॉक्सी। तो खुद आ सकता है प्रॉक्सी के जरिए, या वो कैसे वोट कास्ट कर सकते हैं? पोस्टल बैलेट के जरिए। और या कोई और तरीकाकार, जिस तरह कंपनी के आर्टिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अगर कोई और तरीकाकार भी है तो उसके जरिए। जी बेटा, पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में चैप्टर नंबर 8 के अंदर। लो बेटा, ये काम की चीज है, वो तो उसने कभी नहीं पूछी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो नहीं पूछी, वो तो मेरे बच्चे याद रखिएगा क्या है बोला, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट कौन सी है? ये वाला, वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये ना कहना कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कभी नहीं पूछी, अब भी नहीं पूछेगा। वो अब पूछेगा आपसे, क्योंकि हमने कौन सी याद करके गए होंगे? स्पेशल वाली। तो बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स ए रेजोल्यूशन विच हैज बीन पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4। एक पॉइंट हमें मिल गया कि स्पेशल रेजोल्यूशन कितनी मेजोरिटी से पास होगी? 3/4। और उसके बाद मेरे बच्चे, ऑफ सच मेंबर ऑफ द कंपनी डेफिनेटली इंटाइटल टू वोट आर एज प्रेजेंट। अगली बात उससे यहीं पे वो सारी बातें जोड़नी कि स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 मेजोरिटी से पास होगी उन मेंबर्स की तरफ से जिनके पास वोटिंग राइट हो। और वो कैसे वोट कास्ट किए होंगे? उन्होंने खुद आके, बाय प्रॉक्सी, या थ्रू पोस्टल बैलेट। ये सारा पॉइंट मेरे बच्चे एक ही कवर किया उसने यहाँ तक। ये मीन से लेके यहाँ तक एक ही पॉइंट कवर हुआ, और वो कौन सा? 3/4 मेजोरिटी से। ऐसी रेजोल्यूशन जो 3/4 मेजोरिटी से पास होगी। और वोट कैसे कास्ट करेंगे लोग? वही तरीके की तरीकाकार हो, खुद आ जाओ, या प्रॉक्सी को भेज दो, या पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर दो। तो बेटा नेक्स्ट देखिएगा। और ये थ्रू पोस्टल बैलेट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। और ये रेजोल्यूशन पास कहाँ पे हो रही होगी? जनरल मीटिंग।
ये दूसरा पॉइंट मिल गया आपको। ये हमेशा कहां पे पास होगी? जनरल मीटिंग में। ऑफ विच नॉट लेस देन 21 days नोटिस स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली गिवन। और जनरल मीटिंग में पास होगी, और उस मीटिंग का आपने कितने दिन पहले नोटिस देना? 21 दिन पहले। और जब आप मीटिंग का नोटिस भेजोगे, जब आप मीटिंग का नोटिस भेजोगे, अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, हमने क्या किया, हमने मेंबर्स को आज एक नोटिस भेजा है। उस नोटिस में डेफिनेटली मेरे बच्चे सारी बातें लिखी होंगी। इस मीटिंग के अंदर ये जो होगी हमारी 21 दिन के बाद, इस मीटिंग में हमने ये एजेंडा एजेंडा कह लो या बिजनेस ऑफ द मीटिंग पढ़ेंगे इसको। 1 2 3 4 5, ये 5 एजेंडा डिस्कस करने हैं, ये 5 रेजोल्यूशन पास करनी है। लेकिन इनमें से जो रेजोल्यूशन नंबर 3 है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पे पास करनी है। तो हमने क्या करना है, कहता है 21 days नोटिस स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर इसमें कोई स्पेशल रेजोल्यूशन हो, हमने नोटिस में बताना है ये फलाना काम एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। ये ना हो कि भाई लोगों को पता ही ना हो इनमें से स्पेशल रेजोल्यूशन, आम लोगों को नहीं पता कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है। फिर शायद हम उसको बताएंगे स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पे, और शायद नीचे जाके उसको हम एक नोट और भी दे देंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ताकि आम मेंबर को भी पता चल जाए। और इवन देन हम स्पेशल रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके बीच में ऐड करते हैं, वो भी हम देखेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन जिस शक्ल में पास होनी होती है, वो उस शक्ल में हम ड्राफ्ट करके बीच में ऐड करते हैं। नोटिस आपके साथ एक शेयर करेंगे, उस नोटिस में आपको सारी चीजें आखिर पे जाके सारा कुछ नजर आ जाएगा। लो बेटा, वैसे तो काम की चीज यहीं तक थी। ये अगर देखा जाए तो स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन वैसे कंप्लीट होगी। स्पेशल रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं? मतलब ऐसी रेजोल्यूशन जो मेंबर्स के 3/4 मेजोरिटी से पास हो। और 3/4 मेजोरिटी जब वोट कास्ट कर रही होगी, कैसे वोट कास्ट कर सकती है? पर्सनली, प्रॉक्सी या पोस्टल बैलेट। और कहाँ पे पास हो रही हो? जनरल मीटिंग में। और उस मीटिंग का कितने दिन पहले नोटिस देना? 21 दिन पहले। और जब नोटिस देना है, क्या उसमें ये स्पेसिफिकली बताएंगे ये फलानी जो रेजोल्यूशन है एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है हमने, ये स्पेसिफिकली बताया हो। नेक्स्ट बता देखेंगे, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड का मतलब होता है एक्सेप्शन। ये प्रोवाइडेड कहीं से भी कोई बात शुरू हो रही हो, होएवर, प्रोवाइडेड, एक्सेप्शन, ये भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, इन पे ध्यान दिया करो। हो सकता है कि सारी ऊपर की बातें आपको क्वेश्चन के तौर पे वो पेपर में बता दे और आपसे इसके एक्सेप्शन पूछे। Provided that if all the members entitled to attend and vote at any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given. कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन को 21 दिन से कम का नोटिस देके भी पास कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो कंपनी के सारे मेंबर, सारे के सारे का मतलब क्या है, जितने भी वो मेंबर हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं, जिनका हक है वोट कास्ट करने का, अगर वो एग्री कर लें, सारी एग्री करें। एक भी बंदे ने कह दिया ना नहीं मुझे 21 दिन पहले का नोटिस चाहिए, तो फिर 21 दिन पहले ही नोटिस आएगा सबको। लेकिन अगर हम सब लोग हैं इस कंपनी के मेंबर्स, हम ही हैं टोटल, और अगर हम चाहें तो अगर सारे एग्री कर लिए तो हम 21 दिन से कम का नोटिस, 10 दिन 15 दिन का नोटिस देके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा? सारे मेंबर्स की रजामंदी। रजामंदी सिर्फ पूछना नहीं, एक होता है सिर्फ मशवरा करना, उसमें हो सकता है अगला बंदा हाँ कर दे चाहे ना कर दे। मशवरा नहीं करना, बल्कि क्या चाहिए? रजामंदी चाहिए। सब अगर एग्री कर गए तो आप क्या कर लो, आप कम नोटिस, कम यानी कि शॉर्ट नोटिस भेज के भी 21 दिन से आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा सकते हो। लेकिन अगर एक ना माना, उसके पास शेयर भी एक ही था, वोटिंग राइट वाला शेयर, 10 अरब शेयर है जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स के पास है, एक बंदा है उसके पास एक वोटिंग राइट वाला शेयर है, और वो ही नहीं माना, तो फिर भी मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा? 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। याद रखो, अल्फाज बड़े वाजे हैं। कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ ऑल द मेंबर्स इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट, अगर सारे मेंबर जिनका मीटिंग अटेंड करने का हक था और वोट कास्ट करने का हक था, एट एनी सच मीटिंग, किसी भी मीटिंग में अगर वो बैठ के एग्री कर लें हमने फलाना काम स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करना है, और वो 21 दिन का हम वेट नहीं कर सकते। आज हमारी मीटिंग हो रही थी यहाँ, हमने कहा कि आप सब मेंबर्स के लिए एक रिक्वेस्ट है सबके सामने, हमने फलाना एक इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं पे, मान लो हमने अपनी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, चैप्टर 10 में जाकर डिस्कस करेंगे, उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। लेकिन हम 21 दिन का वेट नहीं कर सकते, नहीं तो वो कंपनी के दिवालिया निकल जाएगा एसोसिएट का हमारी। तो हम सिर्फ 15 दिन है हमारे पास, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। तो अगर आप कहें तो हम 21 दिन का कम नोटिस में आप सब लोगों को बुला कर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लें। आप सब लोगों ने एग्री कर लिया, और आप ही टोटल सारे लोग, आपके अलावा कोई मिसिंग नहीं है।
तो हम क्या कर सकते हैं, 21 दिन से कम का नोटिस देके भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे एग्री कर लिए थे, लेकिन मेरे बच्चे हो सकता है मलिक साहब कहें नहीं, बाकी सारे एग्री कर लिए लेकिन मलिक नहीं मान रहे, तो फिर कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 21 दिन पहले। A resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days has notice has been not यानी कि has been given. The special resolution require more than just a simple majority. वो ऊपर की बातें आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहते हैं मोर देन जस्ट सिंपल मेजोरिटी, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा चाहिए यहाँ पे। और ज्यादा कहाँ तक बोला, 3/4 एंड लॉन्ग नोटिस ऑफ एटलीस्ट 21 दिन टू टेक इफेक्ट। यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन तभी इफेक्टिव होगी या ये कह लें वैलिड होगी अगर क्या करें, एक तो मोर देन सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए। मोर देन सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, 3/4। और दूसरे नंबर पे 21 दिन का लंबा नोटिस आपने उसको भेजना है, कम से कम 21 दिन पहले। दिस इंप्लाइज दैट दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर मोर इंपोर्टेंट मैटर्स। जो बड़े अहम मामला होंगे उन्हीं के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। हर जगह पे लॉ ने नहीं लिखा होगा कि यहाँ पे ये काम आपने स्पेशल रेजोल्यूशन से करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हमने ये डिसाइड करना हो कि कल क्लास इस रूम में हो या किसी दूसरे रूम में है, मुझे बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आपको लग रहा है इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी, सिंपल मेजोरिटी है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई बाकी सारी क्लासें आपकी सिर्फ ऑनलाइन ही होंगी, आपको पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए जाएंगे, मुझे बताओ बड़ा अहम मामला है या एम ही फजूल सा ही है, इंतहाई अहम। सर अगर ऑनलाइन समझ आ रही होती तो यहाँ पे आके बैठते हैं। और ये मामला डिसाइड होने जा रहा है कि भाई हम अब क्या करेंगे, पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, वही काम चल जाएगा। ये इंतहाई अहम मामला है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, हम भी पहले आपको 21 दिन पहले का नोटिस देंगे, जब तक 21 दिन पूरे होंगे हमारा सिलेबस वैसे ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बड़ा मेंबर्स, आप सब लोग सीएफई के मेंबर्स हो, शेयर होल्डर हो, अगर आपने कोई फैसला करना हो तो मुझे बताओ, घरों में बैठ के अकेले अकेले करेंगे या सब इकट्ठे होकर करेंगे। सब इकट्ठे होकर करेंगे भाई, मेंबर्स जनरल मीटिंग में बैठ के मेंबर्स फैसला करते हैं, कोई अकेला मेंबर फैसला हो सकता है। अच्छा मान लो एक कंपनी, उसके 100% में से 90% एक ही शेयर होल्डर के पास, बाकी जो 10% शेयर होल्डर हैं वो पूरा पाकिस्तान से। यानी खुद सोचो कितने कितने शेयर्स होंगे बाकियों के पास। एक मेंबर उसके पास 90% शेयर, बाकी 10% पूरे पाकिस्तानियों के पास। अब बताओ मेरे बच्चे, वो 90% शेयर होल्डर, अब वो 90% वाला जो शेयर होल्डर है वो अकेला फैसले कर सकता है कि नहीं। अब वो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करेगा, पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करेगा तभी फैसला हो। अगरचे पाकिस्तान के फैसले आपसे क्या खुदा ना खासा हमारे बड़ों से भी नहीं पूछा जाता, बल्कि उनके बड़ों से पूछा जाता। वो अकेला ही करता है, नहीं नहीं अकेला करता है। द डिसीजन ऑफ ए कंपनी आर मेड इन द मीटिंग्स थ्रू रेजोल्यूशन, ए मीटिंग ऑफ मेंबर्स का। वही बात है, ये कुछ ले बेटा देखेंगे। ऊपर हमने डिस्कस किया था वोटिंग राइट्स। अगेन मेरे बच्चे वही बात कि शेयर होल्डर कितनी तरह के होते हैं, मतलब कंपनी के दो मेन जो हमारी, अच्छा, दो काइंड्स के शेयर्स होते हैं, याद रखिएगा, दो काइंड्स के शेयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। ये काइंड है, अगर कहीं पे लफ्ज बोल देना काइंड्स ऑफ शेयर या काइंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, उसके लिए लफ्ज दो ही मेरे बच्चे हमारे सिलेबस में है ही, दो तरह। कौन कौन बोला, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। अच्छा, आगे आगे हम डिस्कस करेंगे जाके, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मजीद आगे क्लासेस हो सकती है। यानी कि शेयर्स की पहले काइंड्स आती हैं, उसके बाद क्लास आती है। दो काइंड्स हैं, प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी। और प्रेफरेंस के आगे हम मजीद तीन तरह की क्लासेस हमारे सिलेबस में हैं कि ये अक्यूमुलेशन बेस पे हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं, या या वो तो वही हो गया, रिडीमेबल या रिडीमेबल, अक्यूमुलेशन पे, कन्वर्जन बेस पे, एक और पढ़ेंगे कन्वर्जन बेस का। तो ये तीन तरह की, ये तीन क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इनको हम क्लासेस बोलते हैं, याद रखोगे। ये लफ्ज वैसे ही पीछे उसने बोला था, मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज अभी इसको करने की जरूरत नहीं, ये बता रहा हूँ। तो बात हो रही थी वोटिंग राइट्स की। मुझे बताएं इनमें से वोटिंग राइट किसके पास होंगे मेरे बच्चे, दो काइंड्स के शेयर्स हैं आपके पास, ऑर्डिनरी शेयर, और इनकी भी क्लासें हो सकती हैं। ऑर्डिनरी शेयर विदाउट वोटिंग राइट भी हो सकते हैं, याद रखिए, और विद वोटिंग राइट्स भी हो सकते हैं, उसकी क्लासेस होंगी। अगर कोई क्लास ना हो, बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनरी शेयर क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स वाले ही होते हैं। कहता है वोटिंग राइट मीन द राइट ऑफ ए मेंबर ऑफ ए कंपनी टू वोट ऑन एनी मैटर इन ए मीटिंग ऑफ द कंपनी आइदर प्रेजेंट इन, फिर वही बात कर। बेटा वोटिंग राइट का मतलब क्या है, अच्छा आप लोगों ने शेयर्स कीजिए सीएफई के, और वो शेयर कीजिए जिनके साथ वोटिंग राइट्स भी, इसका मतलब क्या होगा भाई, आप सीएफई के उन मेंबर्स की मीटिंग आके अटेंड कर सकते हो जो वोटिंग राइट्स वाले हैं।
और आके वोट कास्ट कर सकते हो। और वोट कैसे कास्ट करोगे, अगेन उसी तरह, चाहे यानी चलो मीटिंग अटेंड कैसे कर सकते हो या वोट कैसे कास्ट कर सकते हो, ये सारा वही बता रखा है। कहता वोटिंग राइट मीन द राइट ऑफ ए मेंबर ऑफ ए कंपनी टू वोट ऑन एनी मैटर इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी, आइदर या खुद आके वोट कास्ट करते इन पर्सन, या वीडियो लिंक के जरिए अटेंड करके वोट कास्ट करते, या बाय प्रॉक्सी, या बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये वोटिंग राइट्स होती है। वोटिंग राइट क्या है, किसी बंदे के पास वोट कास्ट करने का हक, कहाँ पे, जनरल मीटिंग में। और हक इस्तेमाल कैसे करेगा, खुद आके वीडियो लिंक के जरिए, प्रॉक्सी को भेज के, या पोस्टल बैलेट के जरिए। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड का ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। Provided that attending of meeting through video link shall be subject to such facility arranged by the company and in the manner as may be specified। ये चैप्टर नंबर 8 में हम जाके देखेंगे कि अगर कोई बंदा वीडियो लिंक के जरिए बैठा मीटिंग अटेंड कर रहा हो तो आवाज और तस्वीर दोनों होने चाहिए, और उसका तरीकाकार भी होता है, वो जाके हम देखेंगे। ये बस इतना थोड़ा सा इसमें देखने, और ये हमने पढ़ नहीं लिया, ये दोबारा क्यों आ गया। ले बेटा, इंतहाई अहम, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कि आपका ये जो पेपर आ रहा है ना, इसमें इस टॉपिक के बगैर पेपर आना नहीं। और वो क्या है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। आप कहेंगे सर ना आया तो फिर कोई नहीं, अल्लाह आप फिर उससे नेक्स्ट टाइम में आ जाए, आ तो जाना कभी ना कभी, इसके बगैर बनता तो नहीं वैसे। इस दफ़ा ना आए, क्योंकि इस दफ़ा मेरा ख्याल है नहीं आया, नहीं ना आया, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इस दफ़ा पक्का है कहीं आए। ले बेटा, और यार ने देख लिया, क्या कर लोगे फिर, ना करो यार, धमकी तो ना दिया करो, कम से कम देख लें फिर। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, मेरे बच्चे इसका जरा देखिएगा, जरा कॉन्सेप्ट देखिएगा पहले कि एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट की नौबत आई क्यों, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं, इन्होंने सारी जिंदगी हराम का पैसा इकट्ठा किया, और अब आखिर में ये सोच रहे हैं कि ऐसा करें हम कोई नेकी के काम करते जाएं और अपनी आखिरत संभालें। ऐसे में इन्होंने कहा कि हमारे पास ना, अज्यूम कर लो कोई 10 मिलियन हमने सेविंग की हुई है, सेविंग करके रखी हुई है, हमारे पास ये पैसा पड़ा हुआ है, बाकी तो घर बार है हमारा, कुछ अपने खर्चों के लिए हमने बैंक में पैसा रखा हुआ, लेकिन 10 मिलियन हमारे पास ऐसा पैसा पड़ा हुआ जो हमारी सेविंग है। हम इससे कारोबार नहीं करेंगे। कारोबार आपको पता है मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। हम इससे क्या करेंगे, लोगों की फलाह बहबूद का कोई मंसूबा लगाते हैं, कोई इदारा शुरू करते हैं जो लोगों के मकसद क्या हो उसका, लोगों की वेलफेयर, लोगों की भलाई उसका मकसद है। इन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो इन्होंने सोचा होगा, किसी ने कहा कि ऐसा कर लो तो फिर हॉस्पिटल बना लो, उन्होंने कहा कि ये अच्छा आइडिया है। इन्होंने क्या किया, एक हॉस्पिटल बना लिया। अब मेरे बच्चे, अगर हॉस्पिटल बनाना, पक्की बात है, उसके लिए एक अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग लेनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद वो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग उसकी जो भी उसकी मशीनरी वगैरह, वो सारा कुछ उसमें शामिल होगा, और साथ डॉक्टर्स वगैरह का बंदोबस्त करना, बाकी स्टाफ का बंदोबस्त करना, एक अच्छी खासी अमाउंट डेफिनेटली उसके लिए दरकार थी। इन्होंने क्या किया, अपना ये 10 मिलियन भी उसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद मेरे बच्चे कुछ कहीं और से इनका इरादा था कि हम क्या कर लें, कोई डोनेशन चैरिटी वगैरह इकट्ठी कर लेंगे, तो हो सकता है थोड़ी बहुत वो भी इकट्ठी होना शुरू हो गई। अच्छा, ये इदारा चलना शुरू हो गया। कुछ अरसे बाद मेरे बच्चे, इस इदारे के ऊपर थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, इसके पास इसके खर्चे पे करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में अज्यूम कर लो कि मेरे बच्चे ये इदारा बंद हो गया, ये इदारा बंद हो गया, लेकिन इस अदारे के ऊपर कोई 20 मिलियन के करीब लोगों की लाइबिलिटी थी, यानी कि ये तो पैसा लगा ही लगा था इनका, ये तो गया, लेकिन अभी भी स्टिल मेरे बच्चे क्या है, इस अदारे के ऊपर 20 मिलियन की लाइबिलिटी है। अब ये तो नहीं सोच रहे सर ये कैसे हो सकता है, इसके सर पे लाइबिलिटी कैसे आ सकती है, ये तो फलाह बहबूद का इदारा था। मेरे बच्चे, फलाह बहबूद तो आपका मकसद था, वहां पे जो जिस बंदे ने ये बिल्डिंग रेंट पे दी है उसका फलाह बहबूद वाला कोई मकसद नहीं है, वो आपसे रेंट लेगा। जो डॉक्टर इतने लोग काम कर रहे थे, स्टाफ काम कर रहा था, मेरे बच्चे, बाकी जो बिजली के एक्सपेंसेस थे, बाकी यूटिलिटी के एक्सपेंसेस थे, बेतहाशा एक्सपेंसेस थे, मेरे बच्चे, उन लोगों ने तो, उन लोगों की कोई इरादा नहीं था आखिरत कमाने का। फिलहाल वो अपने घर बार चलाने के लिए वहां पे मेहनत कर रहे थे। मेरे बच्चे, उनको तो आपने पे करना है। अब इनके सर पे लाइबिलिटीज कितनी है, 20 मिलियन। इनको क्या करना पड़ा, इनको अपना घर बार बेच के, वो बैंक शैंक सारा कुछ लगा के ये 20 मिलियन की लाइबिलिटी पे की, और खुदा ना खासा अब ये सड़कों पे रहते हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए निकले थे खुद, अब इनको कहीं ना कहीं रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये हालात हो जाते हैं। क्यों मेरे बच्चे, इस तरह के मामला में आपकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोबारा से खुदा ना खासा वही वही बेशर्मियां शुरू की और दोबारा पैसा इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ये भी एक आर्ट होता है मेरे बच्चे, और ये आर्ट अल्लाह माफ करे, ये कब्र तक हमारे साथ ही रहता है। वो आपकी मर्जी है कि आपने इसको सांस रखना है करें, लेकिन मेरे बच्चे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हदायत दे। लेकिन मोस्टली लोगों के साथ, अब देखो ना, जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं, इतने इतने चले गए हैं, जरदारी है, नवाज शरीफ है, कभी कभी आपने देखा कि इनका मन कर रहा हो कि हम तोबा कर लें, हैं, और जितना खुदा ना खासे इतना सारा लूट के दुनिया जहान में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है, चलो वही वापस ले आए, क्योंकि कब्र तो पाकिस्तान में बननी है।
नवाब शाह में, या खुदा न खासा यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ये इनका बनी नहीं नहीं, बनी गाला तो इमरान खान का जाती उमरा है। तो खबर तो वहां पे छोटी सी बननी है मेरे बच्चे। क्या इनका मन कर रहा है कि वो सारा दुनिया जहान का पैसा वापस लें? नहीं करेगा मेरे बच्चे। तो ये हर एक बंदे की किस्मत नहीं है। ये आर्ट है, ये आर्ट इनके साथ ही रहेगा। ले बेटा, लेकिन इनकी मांगा करो तो अल्लाह ताला इनको हदायत दे और हमें भी दे। सौखी तौबा कौन सी होती है? सौखी या सुखी तौबा बोलिए उसे। यानी कि तौबा करते हैं, वो कहते हैं छोटे मोटे गुनाह वाली तौबा कर लेते हैं, बड़े गुनाहों वाली तौबा नहीं करते। ले बेटा देखिए, अब ये आपके पास आए, आप लोग सियाने थे। इन्होंने कहा कि देखें नहीं, हमने दोबारा पैसा इकट्ठा कर लिया। मान लो कि इन्होंने कोई कोई 25 मिलियन दोबारा पैसा इकट्ठा कर लिया। 25 मिलियन से कोई 10 मिलियन से अपना घर बार दोबारा इन्होंने बनाया, और 15 मिलियन अगेन इनके पास सेविंग पड़ी हुई है। और अब आप आपके पास, आप पढ़े लिखे लोग हो, कंसल्टेंट हो, अब आपके पास आए कि सर देखें आप समझदार लग रहे हैं, हमें पढ़े लिखे बंदे, आप हमें कोई तरीकाकार बताओ जहां पे अगर हम ये पैसा कहीं पे लगाएं, कल अगर वो जो भी ये फलाह बहबूद का हम काम करने जा रहे हैं, वो इदारा अगर डूबे, तो ज्यादा से ज्यादा सर हमारा 15 मिलियन डूबे, ये जो बड़ी मुश्किल से हमने घर बार बनाया, ये ना डूबे। मुझे बताओ कि आप इनको क्या मशवरा दोगे, ये क्या करना? कंपनी बनाना? ऐसे ही कह रहे हो? तो भैया अब आप लोगों ने मशवरा दिया, याद रखिए। कुछ और बात तो नहीं कोई ऐड करनी है सर? यही कह रहे हो ना, कंपनी बना लो। ये आप लोगों का मशवरा है, आप कंसल्टेंट्स हो, बनवा दे कंपनी उसकी। चले लो बेटा, आपके कहने पे इन लोगों ने क्या किया, दोबारा से एक हॉस्पिटल बनाया, और उसको क्या कर लिया, कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करा लिया। क्या कर लिया उसको, कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करा लिया। मान लो कि इसका कोई भी नाम, कोई भी हेल्थ केयर लिमिटेड इसका नाम रख दिया, कोई भी हेल्थ केयर सेंटर जो भी है। क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे? क्यों नहीं आएगा लिमिटेड? कंपनी आप लोगों ने बनवाई है, आगे तो कुछ नहीं बताया। वो तो मेरे बच्चे आपने अभी बताया नहीं था ना। फिलहाल तो शुरू हो गया, अब तो इसको चलने दें, बाद में फिर इसको ऐड करते हैं। ये स्कूल कॉलेजेस सारे कंपनीज हैं बैठे, जो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सारी कंपनीज। आपको क्या लग रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ वो लोग बैठे हैं? 1 रुपया। और कैपिटल भी कितना है? 1 रुपया। कल नुकसान होगा भी, सिर्फ 1 रुपया दिया उन्होंने उस बिजनेस। ऐसे ऐसे कमाल हैं आपकी, जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा। अभी गोली मारो, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है कहां तक? 1 रुपये तक, वो भी दे रखा है उन्होंने। आगे कुछ नहीं। वो जिम्मेदार नहीं। कौन जिम्मेदार है? वो कंपनी जिम्मेदार है। ये जितने जितने ये सीए के कॉलेजेस हैं मुफ्त, सब कंपनी है बैठे हैं। कल बच्चों की फीस खा लें तो मेरे बच्चे, आप एसेट एसेट बेच के आप पैसा रिकवर कर सकते हो, मालिक उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। स्वाय हमारे, हम पार्टनरशिप है, हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। जब तक हमें हमारा घर बार भी ना छीन लें आप लोग। नहीं, बताना ना बताना कौन सा छोड़ देने आपने अपने पैसे, अल्लाह माफ करे। ले बेटा वापस आओ। अब आपने क्या कर दिया, इनको मशवरा दिया था कि सर आप क्या बना लो, कंपनी बना लो। इन्होंने आपके कहने पे कंपनी बना ली। और मेरे बच्चे जब, अब देखो, एक तो इन्होंने 15 मिलियन लगा दिया उसके अंदर, लेकिन मेरे बच्चे इस इदारे को चलाने के लिए इनको मजीद डोनेशन और चैरिटी भी चाहिए थी। अब जब ये डोनेशन और चैरिटी इकट्ठी करने के लिए लोगों के पास गए, लोगों ने इनका नाम पूछा। और याद है पीछे हम पढ़ के आए थे कि बताएं, कंपनी अपने जो क्रेडिटर्स वगैरह या डेटर्स, जो भी लोग उनसे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उनको कैसे वार्न करती थी बोला? क्रेडिटर्स को खास तौर पे वो नाम के साथ लाजमी तौर पे वर्ड लिमिटेड आता है। और कंपनी जहां पर भी अपना नाम बोलेगी, लाजमी वर्ड लिमिटेड यूज करेगी साथ, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। अब मेरे बच्चे, जब किसी इदारे के पास, बंदे के पास ये डोनेशन लेने के लिए जाती है, यहाँ पे थोड़ी है कि खुदा ना खासा सिग्नल पे खड़े होंगे। हम इतना बड़ा इदारा, सिग्नल पे खड़े होंगे मांगे तो चलना नहीं। ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, या ये कह ले कि जो लोग हैं इस तरह के, जिनके पास क्योंकि इन लोगों को पता है कि कौन कौन लोग और हैं जो हमारी तरह पैसा कमाते हैं, तो उन लोगों के पास जाएंगे। तो वहां से जाके इन्होंने जब पैसा मांगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? उन्होंने जब नाम बताया, तो नाम के साथ वर्ड क्या आया? लिमिटेड आया। नाम के साथ जो भी उन्होंने नाम रखा हुआ था, उसके नाम के साथ वर्ड क्या आया? लिमिटेड है। अब उन्होंने कहा कि सर लिमिटेड वर्ड तो कंपनी के साथ आता है। तो कहते हैं हाँ हम हैं तो कंपनी। उन्होंने कहा कि सर कंपनी तो बनाई जाती है बिजनेस पर्पज के लिए, आप हमें शायद बेवकूफ बना रहे हो कि आप ये फलाह बहबूद का काम कर रहे हो, जबकि आप क्या कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, अपने बच्चे डोनेशन और चैरिटी देना आपको बंद कर दिया। अब लोग डोनेशन और चैरिटी नहीं दे रहे, और जो आपका खुद का पैसा था मेरे बच्चे, वो वैसे ही सारा हजम हो गया, वहां पे लग गया।
अब मजीद आपको पैसा नहीं आ रहा डोनेशन चैरिटी से, तो अब वो आपके पास दोबारा आए हैं। वो कह रहे भैया आपने तो हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड तो की थी, लेकिन इदारे का भी सत्यानाश करवा दिया। अब जहां पर भी हम अपना नाम बोलते हैं पूरा बोलते हैं, तो भाई हाफ कंसल्टेंट्स हमें बताओ, अब इसका क्या हल है। अब बेटी ने तो उसको ऐड कर दिया, उसके अंदर बता दिया कि सर इनको क्या करना पड़ेगा। अब आप उनको बताएंगे, वो सर वो दरअसल ना उस दिन हमने अभी पहला पहला लेक्चर पढ़ा था कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का, है अभी हमें उतना ही पता था। सर ने उससे अगले दिन या 2-3 दिन बाद हमें एक और इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था कि लाइबिलिटी लिमिटेड के साथ एक और ऑप्शन भी होता है कि अगर कोई बंदा फलाह बहबूद का काम करना चाहता हो तो वो क्या कर ले, वो एक लाइसेंस ले ले। उस लाइसेंस का सिर्फ और सिर्फ फायदा क्या होगा, आपके नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड रिमूव हो जाए, बाकी वही रहेगी मेरे बच्चे, कंपनी की कंपनी ही रहेगी, याद रखिएगा। है बैकएंड पे कंपनी, लेकिन सामने मेरे बच्चे क्या होगा, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का पर्दा होगा, और आपको वर्ड लिमिटेड यूज करने की जरूरत नहीं है। इस मकसद के लिए आपने उनको बताया कि आप क्या कर लो, एक लाइसेंस ले लो। वो कहते अल्लाह के बंदे तू पहले बता देता, अब तो रुल भी गए हैं, लेकिन फिर भी बताओ ये लाइसेंस मिलेगा कहां से। ये लाइसेंस मिलेगा मेरे बच्चे एससीसीपी से। एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आप इस तरह की एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनाना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइसेंस ले लो। उस लाइसेंस का फायदा क्या होगा, आपके नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड रिमूव हो जाएगा, और बाकी वही आपके राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगे जो आम कंपनी के होते हैं। बाकी सारे वो राइट्स और ऑब्लिगेशन, यानी कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, उनकी जनरल मीटिंग्स होंगी, एजीएम्स होंगी, और जो जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार एससीसीबी जो ईच एंड एवरीथिंग जो कंपनी करती है, सब कुछ वही होगा। फर्क इस चीज का पड़ेगा, आपके नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड रिमूव हो जाएगा, या कुछ और चीजें भी होंगी जो भी हम कंडीशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये लाइसेंस मिलना कहां से आपको, एससीसीपी से। और एससीसीपी से जब लाइसेंस लेने जाओगे, ये मिलेगा कैसे, फाइन पूरा हो गया, लेकिन आखिरी बात, ये एससीसीपी से लाइसेंस कैसे मिलेगा मेरे बच्चे, चार कंडीशन पूरी करें। चार कंडीशन पूरी अभी फौरन नहीं करनी है आपने, लेकिन चार कंडीशन पूरी करने का वादा करना है। वो चार कंडीशन कौन सी है, कहते हैं सबसे पहले मकसद वो रखोगे जो हम आपको बताएंगे। ये ना हो कि आप कह रहे हो कि हम लोगों की फलाह बहबूद का कोई काम करना चाहते हैं, खुदा ना खासा जैसे हम बच्चों को कह रहे होते हैं, आप हो सकता है वो पूछे मकसद क्या है, कहते हैं सिनेमा खोलेंगे, वहां पे लोगों को फ्री में मूवीज दिखाया करेंगे, हैं, बड़ी फलाह बहबूद का काम है भैया। हैं, तो वहां पे क्या किया उन्होंने, कहा कि ठीक हो गया, आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनाओ, हम क्या करेंगे आपको एक लाइसेंस दे देंगे। वो लाइसेंस क्या करेगा, आपको कंपनी के तौर पे आपकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड कर देगा, और नाम के साथ वर्ड लिमिटेड भी नहीं आएगा, लेकिन मकसद वो होगा जो हम आपको बताएंगे। और जब मकसद उसने बताना शुरू किया तो वो सारे लिखने हैं पेपर के अंदर आप। सबसे पहली कंडीशन क्या है, मकसद कौन सा होगा जो आपको वहां पे बताएगा, और वो मकसद क्या है बोला, सबसे पहले एजुकेशन। अब पाकिस्तान में एजुकेशन कौन कौन सी है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, स्पोर्ट्स, रिसर्च। उसके बाद मेरे बच्चे क्या हो सकता है, उ- उसके बाद उसने कहा कोई चैरिटी का, कोई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, बाकी दो की ये चीजें ऐड करनी है। यानी कि एजुकेशन लिखकर जितनी तरह की पाकिस्तान में एजुकेशन, वो सारे नाम बोलने शुरू कर दिए, और लिखने हैं यहाँ पे, ये ना समझना कि ये पता नहीं याद नहीं करना आपने। उसके बाद क्या है, कोई रिसर्च का काम करना हो, कोई चैरिटी का काम करना हो, या कोई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट का काम करना हो। मान लो ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनने जा रही है, तो इसने कहा ठीक हो गया सर, हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करें, कहते ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भी आपको पैसा इकट्ठा हो, भाई जो भी एक्टिविटी करोगे, हो सकता है आप थोड़ा बहुत चार्ज कर रहे हो वहां पे हॉस्पिटल के अंदर, या चलो ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया, जहां पे भी आपको पैसा इकट्ठा हो डोनेशन चैरिटी से, आप उसको दोबारा मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगाओगे, अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करोगे। देखो जो कमाना है मकसद के ऊपर लगाना है, जैसे आई कैप, आई कैप ये समझ लो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ही है, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, और वो जो भी कमाते हैं दोबारा अपने मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगाते हैं। अब देखो ना, उन्होंने अपने मेंबर्स के लिए इतने इतने बेहतरीन किस्म के लाइफस्टाइल के लिए उनकी कहीं पे गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, कहीं पे उनको बाहर लेकर जा रहे हैं मुल्क से, कहीं पे उनकी फैमिलीज के गेट टुगेदर, कहीं पे उनको वो क्या कह रहे हैं, वो गोल्फ शॉल्फ के मामला हैं, ऐसी मौजें करवा रखी हैं, आपकी सोच है। क्यों, उनके पास बड़ा पैसा, दोबारा कहाँ पे लगाते हैं, मकसद को प्रमोट करने के। जैसे हमने डिस्कस किया ना कि बच्चों के देखो, आप लोगों के लिए बेहतरीन किस्म की लाहौर में बाकी शहरों में लाइब्रेरियां बना रखी हैं, हैं, और लाइब्रेरीज के अंदर आपको चाय इस तरह की चीजें भी देते हैं, हैं। ये शुरू की थी उन्होंने, आप लोगों ने बेशर्मी शुरू की थी। उन्होंने क्या रखा, चाय रखी, दूध रखा खुश, आप लोग क्या करते थे, उसकी बर्फी बना बना के सिर्फ है चीनी और दूध खुश सारा दिन वही खाई जाते थे वहां पे बैठ के, हैं। उन्होंने खत्म कर दिया, मैं सच्ची कह रहा हूँ, उन्होंने शुरू किया। तो खैर दोबारा देखिएगा, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट मेरे बच्चे कैसे बनेगी, उसका एक लाइसेंस मिलेगा कहां से, एससीसीपी से। कितनी कंडीशन पूरी करके, चार। चार में सबसे पहली कौन सी है, मकसद वो जो बताया जा रहा है,
और उसके बाद जो कमाओगे दोबारा मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगाना। यानी कि अगर हॉस्पिटल बनाया तो उसके मजीद उसको बाकी शहरों में या उसको वहीं पे उसके मजीद नई मशीनरी लेकर आओ, उसके अंदर अच्छे डॉक्टर रखो, और अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे, क्योंकि बैक एंड पे है तो कंपनी, और कंपनी अपने मेंबर्स को क्या देती है, डिविडेंड। लेकिन इनको मना कर दिया अपने मेंबर्स को क्योंकि आपका मकसद क्या है, लोगों की फलाह बहबूद, और ये ना हो कि डोनेशन इकट्ठा करके अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे रहे हैं। कितनी बेशर्मी वाली बात होगी। डिविडेंड हमेशा कहां से होता है, प्रॉफिट में से। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए है ही नहीं उसका प्रॉफिट आना ही नहीं, और प्रॉफिट नहीं आना तो कभी भी डिविडेंड पे नहीं करना। और आखिर पे आप कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो मुल्क की सालमियत के अगेंस्ट हो, लोगों की इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, या सादा अल्फाज में कोई भी दो नंबर काम नहीं करोगे जिससे लोगों का नुकसान हो, मुल्क का नुकसान हो, या खुदा न खासा आपका खुद का ही नुकसान हो। मेरे बच्चे याद रखना, ये चीजें आपने जस्ट रीड करके नहीं, कल हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे खुद, लेकिन जस्ट रीड करके आइएगा मेरे बच्चे। यहाँ तक आपने पढ़ के आना, और याद रखना कि कल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जुमेरात तक क्लासेस है। ये एक दो दिन में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा, तो उसके बाद हम चैप्टर 2 तो शुरू करेंगे। लेकिन याद रखना हमारी क्लास जुमेरात तक है, क्योंकि जुमे को अगर कोई बंदा जाना चाहता हो तो हमारी क्लास काफी है। क्या कह रहे हैं बेटा? 24 तारीख को इंशाल्लाह वापस आएंगे, 24 जून को, मंडे में। चलिए, आज भी टेस्ट है, और कल फिर चैप्टर नंबर हाँ, नहीं आप अभी लेने दो, आज टेस्ट है, कल का आपको बताएंगे। कल नहीं टेस्ट आपको, क्योंकि अभी आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट नहीं, अभी एक दो दिन रह गए। कोई सवाल हो तो मेरे बच्चे पूछ लो, कोई सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो मेरे बच्चे चलो, कोई सवाल नहीं। आपको पता है ना, आज आपका रिटर्न टेस्ट है, कल आपका रिटर्न टेस्ट नहीं कर रहा, ऑरल टेस्ट है, दोबारा से सुना जाएगा। आज तो रिटर्न टेस्ट है। बताए ग्रुप में मैसेज है, बाकी लोग सी लॉ का था ग्रुप में से। देखो मेरे बच्चे, सूफी है, चले कल टेस्ट होगा मैडम, मैं पता कर लेता हूँ, वहां तो फिर आज जाने दो, शर्म करो, कल टेस्ट होगा। आपने दिया, तो कल ना देना जिसने आज टेस्ट दे दी, तो कल होगा मेरे बच्चे, माजरत।